नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र में धर्म के नाम पर छिड़ी सियासत की, अभिव्यक्ति की आजादी पर उठ रहे सवाल की। जानेंगे कि अटल टनल से क्या है सोनिया गांधी का कनेक्शन। साथ ही बात होगी सिंधिया के साख की और बुलेटिन के आखिर में बात जीएसटी काउंसिल की बैठक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोन मोरेटोरियम मामले में कल होगी सुनवाई। चक्रवर्ती ब्याज वसूले जाने पर रोक संबंधी याचिका पर होगी सुनवाई। आरबीआई ने हलफनामे में कहा अब और राहत देना संभव नहीं। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत शुरू। मनीष सिसोदिया बोले केंद्र सरकार पूरे साल सोती रही, अब पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है। फसलों के अवशेष और पराली जलाने से बढ़ता है प्रदूषण। नीति आयोग के सीईओ का बयान, कहा भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार कर रही है काम। पीएलआई योजना का विस्तार अधिक क्षेत्रों तक करने के लिए जुटी है सरकार। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 40,625 पर बंद और निफ्टी 11,934 पर हुआ बंद। और आईपीएल के 30वें मैच में होगी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर। अंक तालिका में सबसे ऊपर मैदान में उतरेगी दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स भी करेगी जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सियासत गर्माती जा रही है। इसी मामले पर उद्धव सरकार और महाराष्ट्र के राज्यपाल के बीच खतों के जरिए जंग शुरू हो गई है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इस बार मामला है धार्मिक स्थलों के खोले जाने का। महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार से धर्म स्थलों के खोले जाने की मांग की है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर बंद पड़े धर्मस्थलों को खुलवाने का अनुरोध किया है, जिस पर सीएम उद्धव ने राज्यपाल पर पलटवार किया। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी निशाना साधा। दरअसल पहले राज्यपाल ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या उद्धव को ईश्वर की ओर से कोई चेतावनी मिली है कि धर्मस्थलों को दोबारा खोले जाने को टालते रहा जाए या फिर वो सेकुलर हो गए हैं। इस पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से एकदम से लॉकडाउन लगाना उचित नहीं था, उसी तरह से पूरी तरह से समाप्त करना भी ठीक नहीं है। राज्यपाल की ओर से सेकुलर होने की बात पर पलटवार करते हुए उद्धव ने कहा, हाँ, मैं हिंदुत्व का अनुसरण करता हूँ और मेरे हिंदुत्व को आपकी पुष्टि की जरूरत नहीं है। जिस तरह से राज्यपाल के पत्र में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वो वाकई में गंभीर विषय है। धर्मनिरपेक्ष होना ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अपराध हो, जबकि ये शब्द भारत के संविधान और उसके प्रस्तावना में भी शामिल है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि राज्यपाल भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। राजीव जी, स्वास्थ्य मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। हर रोज हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। ये बात सरकार भी मानती है और सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही सामने आ रहे हैं। देश में धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की जो स्थिति है और जिस तरह से राज्यपाल धर्म के नाम पर सीएम पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सेक्युलर कहा जा रहा है, तो क्या सेक्युलर होना कोई गुनाह है? आप इस पूरे वाक्य पर क्या कहेंगे? जी सृष्टि, धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग पर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जिन शब्दों में उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की, वे कहीं से संवैधानिक नहीं कहे जा सकते हैं। एक लोकतंत्र में विपक्ष को यह अधिकार है कि वो अपनी मांगों को सरकार के सामने उठाए। भाजपा के लोग इसी अधिकार के तहत धार्मिक स्थल खोलने की मांग कर रहे हैं। इस मांग पर राज्यपाल भी मुख्यमंत्री को अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि संविधान में उन्हें यह हक मिला है। लेकिन इसी संविधान में सेकुलर शब्द का भी उल्लेख है, जिसका सम्मान करना कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का दायित्व है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना पद संभालने से पहले संविधान को दी हुई शपथ ही ली है, तो उस शपथ की रक्षा करना उनका कर्तव्य होना चाहिए सृष्टि। लेकिन वे अपने कर्तव्य पालन की जगह मुख्यमंत्री की खिंचाई करने में लगे हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या आपको धार्मिक स्थलों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया को बार बार टालने के लिए कोई दिव्य संदेश मिल रहा है, या फिर आप खुद सेकुलर बन चुके हैं, जो कभी आपको खुद कभी पसंद नहीं था। इस तरह की लाइनें बताती हैं सृष्टि कि वे राज्यपाल के पद पर बैठकर भी विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। किसी के सेकुलर होने को बड़ी गलती की तरह बताना आज के दौर में हम देख रहे हैं कि राजनीति की खास चलन है। भाजपा ने पूरे देश में इसी तरह का माहौल बनाया है कि इतने बरसों तक सेकुलर राजनीति के कारण देश आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि हकीकत यह है सृष्टि कि धर्मनिरपेक्षता के कारण ही दुनिया में भारत का नाम हुआ, भारत को दुनिया में खास मुकाम हासिल हुआ, उसकी खास पहचान बनाई गई, जिसे अब भाजपा के
शासन में मिटाया जा रहा है। सेकुलर शब्द हमारे संविधान में है और इसीलिए सभी भारतीयों को इसका मान रखना चाहिए। जहां तक सवाल धर्मस्थलों के खोलने का है तो उद्धव सरकार का ये प्रशासनिक फैसला है जो स्वास्थ्य मुसीबत को देखकर ही लिया जाएगा। इसमें अनावश्यक राजनीति करने का मतलब मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना होगा। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश में अक्सर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सरकार और विपक्ष में बहस छिड़ती है। इस बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने भी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसने इशारों में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या देश में छीनी जा रही है अभिव्यक्ति की आजादी? क्या देश में किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की उस टिप्पणी के बाद उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने की बात कही है। पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कानून का हथियार के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। जो व्यक्ति बोलने की हिम्मत दिखाता है उस पर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर उसकी स्वतंत्रता प्रभावित की जाती है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करने के लिए कानून के उपयोग और दुरुपयोग का कॉकटेल बनाया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से व्यक्तिपरक संतुष्टि खत्म हो गई है और इसके परिणाम अप्रभावी हो गए हैं। दरअसल जस्टिस मदन बी लोकुर हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षण एवं संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रदर्शन के अधिकार के विषय में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में स्पष्ट रूप से देश के खिलाफ काम करने को लेकर कानून हटा दिया था, फिर भी अधिकारियों ने इसको हथियार बनाने के तरीके खोज निकाले। आज देश में लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोकुर का ये बयान मोदी सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि बीजेपी के शासन के दौरान कई लोगों पर देश के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए गए हैं। कई लोगों को सलाखों के पीछे भी डाला है, जिसे लेकर अक्सर विपक्ष मोदी सरकार को घेरता है। वहीं अब पूर्व जज ने भी इशारों में उंगली उठा दी है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर पहले ही विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो अब अटल टनल को लेकर भी पीएम मोदी घेरते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार कहती है कि विपक्ष ने 70 सालों में न देश के लिए कुछ किया, न ही देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब विपक्ष ने कुछ किया ही नहीं, तो ऐसा क्या हुआ कि उद्घाटन के पहले जल्दबाजी में टनल से सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका हटवा दी गई। मोदी सरकार हमेशा से कहती आई है कि 70 सालों में विपक्ष ने देश के लिए कुछ नहीं किया। विपक्ष ने कोई विकास नहीं किया, ना ही इस देश को आगे बढ़ाने में कोई योगदान दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अटल टनल से सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका हटानी पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सोनिया गांधी के नाम से भी डरने लगी? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ये भली भांति जानती है कि जो फसल वो काट रही है उसके बीज कांग्रेस ने ही बोए हैं। जिस पर बीजेपी अपनी उपलब्धियों की इमारत बना चुकी है वो नींव कांग्रेस की है। जिस अटल टनल के नाम पर बीजेपी वाहवाही लूट रही है और खुद को सैनिकों का हितैषी साबित कर रही है, उसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। इस टनल के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था और शिलान्यास 2010 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। लेकिन अब बीजेपी इस सच को दबा देना चाहती है। इसीलिए अटल टनल के उद्घाटन से पहले वहां के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका को हटा दिया गया। इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम रमेश को पत्र लिखकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है और कहा है कि इस तरह से पत्थर को हटाना लोकतंत्र के खिलाफ और गैर कानूनी भी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में इस टनल को बनाने का फैसला 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय किया गया था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने इसका शिलान्यास किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला किया कि इस टनल का नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही होगा और अब तो मोदी सरकार कांग्रेस का उस टनल से नामो निशान भी मिटा देना चाहती है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस गलती को स्वीकार करती है या नहीं, या फिर अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कवायद जारी रखती है। टनल के उद्घाटन से पहले सोनिया गांधी का नाम हटाना मोदी सरकार को भारी पड़ सकता है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए पर शिवसेना भारी पड़ सकती है। जी हां, अब शिवसेना भी मैदान में उतरकर जीत की ताल ठोकने को तैयार है, जिसके बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। तो उद्धव की सेना कैसे बिगाड़ेगी सियासी दलों का खेल, कैसे शिवसेना के दांव से बीजेपी होगी फेल, देखिए इस चुनावी स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन इस चुनावी खेल में अब शिवसेना भी उतर आई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जिसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान हो सकता है।
मगर सबसे ज्यादा एनडीए का बिगड़ना तय है और उसमें भी खासा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी उद्धव की सेना बीजेपी को मात देने की तैयारी में है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना 40 या 50 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक किसी के साथ गठबंधन की बात नहीं हुई है। अगले हफ्ते मैं पटना आऊंगा, वहां की बहुत से स्थानीय पार्टियां हमसे बात करना चाहती हैं, जिसमें पप्पू यादव जी की पार्टी भी है। अब तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। पिछले दिनों बिहार से शिवसेना नेताओं की टीम ने जाकर संजय राउत से मुलाकात की थी। इस बैठक में ही गठबंधन के साथ लड़ने पर चर्चा की गई थी। इसके बाद संजय राउत ने एनडीए को पछाड़ने के लिए साथी की तलाश शुरू कर दी है। संजय राउत ने कहा कि वो हिंदुत्व और भूमिपुत्र के मुद्दे पर मैदान में उतरेंगे। बीजेपी केवल झूठ की सियासत करती है, हम उसे कड़ा जवाब देंगे। अब शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दी है। ऐसे में उसे बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान ने उसके खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव की सेना भी सियासी शिकस्त देने को उतावली हुए जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कैसे अपनी साख बचा पाती है। बिहार में किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव पर सबकी नजरें हैं। सत्ता में कांग्रेस रहेगी या बीजेपी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन नतीजों से सिंधिया राजघराने का फैसला भी होगा। यही कारण है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हर सीट पर सिंधिया काफी पसीना बहा रहे हैं, लेकिन यहाँ हाथ के साथ हाथी उन्हें हराने पर तुला हुआ है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव ने सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ा रखी है। प्रत्याशी समझ नहीं पा रहे कि इस बार कौन जीतेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं मतदाताओं की खामोशी ने भी दोनों दलों की चिंता बढ़ा रखी है। सत्ता बढ़ाने और सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए बीजेपी कांग्रेस के नेता दमखम दिखा रहे हैं। खासकर निर्णायक भूमिका में रहने वाली ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हर सीट पर सिंधिया के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि पूरा क्षेत्र ही सिंधिया घराने के प्रभाव का माना जाता है। तभी तो यहाँ की सारी सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीत कर आए थे। अब सभी बागी विधायक सिंधिया के भरोसे चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी राह में न सिर्फ कांग्रेस कांटे लगा रही है, बल्कि माया के जाल में सिंधिया को उलझा रही है। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें से भिंड मुरैना में बसपा का अच्छा खासा असर है। वो इन दोनों सीटों पर वोट काटेगी। ग्वालियर चंबल में अच्छा खासा जनाधार रखने वाली बसपा 2018 के चुनाव में भले ही सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में नतीजों को प्रभावित करने में बसपा निर्णायक भूमिका में रही थी। अब उपचुनाव में एक बार फिर से बसपा जीत की आस में मैदान में उतर रही है। बसपा के मैदान में हुंकार भरने से नतीजों के एक बार से प्रभावित होने के पूरे आसार हैं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में बसपा को 10 सीटों पर जीत की उम्मीद है। मुरैना, अंबाह, मेहगांव, सुमावली, ग्वालियर शहर, ग्वालियर पूर्व, गोहद, डबरा, भांडेर, करेरा, बमौरी, अशोकनगर और मुंगावली सीटों पर बसपा को लगता है कि इस बार उसका झंडा फहराएगा। 2018 के चुनाव में वोट प्रतिशत खिसकने के बाद भी बसपा को उम्मीद है कि अब ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। वो 2008 की जीत दोहराने की तैयारी में है। 2008 में बसपा को 7 सीटों पर सफलता मिली थी। 2008 में बसपा का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 9% हुआ था। मुरैना, जोरा सहित 2 अन्य सीटों पर बसपा का वोट प्रतिशत 30% था। बसपा अब अपने ही वोट बैंक के सहारे उपचुनाव में जीत की बाट जोह रही है। अब सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी के लिए हाथी ने तो हुंकार भर दी है। ऐसे में देखना होगा कि ज्योतिरादित्य दोहरी चुनौती का सामना कैसे कर पाते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने आज यूपी और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी की धड़कनें तेज होती जा रही है। तो कब सजेगा राज्यसभा का चुनावी दंगल, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी एक के बाद एक लगातार जीत दर्ज करती जा रही है। इसके बावजूद बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकता है। 1990 के बाद से उच्च सदन में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है। इस इतिहास को बदलने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी को उच्च सदन में बहुमत हासिल करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर टकटकी लगाए हुए है। दोनों राज्यों की 11 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 9 नवंबर को होंगे। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इन 11 राज्यसभा सीटों पर 9 नवंबर को ही वोटिंग होगी और उसी दिन परिणाम भी सामने आएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा के जिन 11 सीटों पर चुनाव होने हैं वो सीट 25 नवंबर को खाली हो रही है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की तारीख 27 अक्टूबर है।
वहीं 2 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 11 नवंबर तक राज्यसभा चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस चुनाव में कई दलों की साख दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश में जो नेता रिटायर होने वाले हैं उनमें चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान, अरुण सिंह, नीरज शेखर, पीएल पुनिया, हरदीप सिंह पुरी, रवि प्रकाश वर्मा, राजा राम, रामगोपाल यादव, वीर सिंह हैं। वहीं उत्तराखंड से कांग्रेस के नेता राज बब्बर का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इन सीटों पर जीत के लिए सभी नेता एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, लेकिन बीजेपी की कोशिश राज्यसभा में बहुमत के और करीब पहुंचने की है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 101 है। एनडीए राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से 22 सदस्य कम है। अब देखना होगा कि वो अपने कब्जे से इन दोनों राज्य में कितनी सीटें हासिल कर पाती है। और बुलेटिन के आखिर में बात जीएसटी काउंसिल की बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक में उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी थे। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई। देशवासियों की निगाहें कल हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक पर थी कि हो सकता है सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, कुछ ऐसा प्रावधान करे ताकि सबको कुछ न कुछ राहत मिल सके। लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक के दौरान जीएसटी कलेक्शन में कमी के कारण राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। दरअसल क्षतिपूर्ति पर केंद्र की ओर से उपलब्ध कराए गए 2 विकल्पों पर रात तक बैठक चली। सभी राज्य एकमत नहीं हुए। ये बैठक 5 अक्टूबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक का ही हिस्सा थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सेस कलेक्शन और सेस कलेक्शन पीरियड बढ़ाने जैसे कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को 5 साल से ज्यादा वक्त के लिए टाल दिया गया है। साथ ही साफ किया है कि राज्यों को ये कर्ज सेस के जरिए चुकाना है। इससे उन पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने सभी राज्यों से इस मामले का समाधान निकालने के लिए एकमत होने की अपील की है। उधार लेने के विकल्प से सहमत राज्यों के पास सितंबर 2020 के मध्य तक 97,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने का मौका था। हालांकि 10 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि केंद्र लोन लेकर उन्हें जीएसटी मुआवजे की भरपाई करे। सरकार की नीति तो साफ है कि सरकार के पास कोई प्लान है ही नहीं। ऐसे वक्त में देश की जनता और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।